हेलो स्टूडेंट। आज हम फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। और इसके नीचे लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे अगर हम टाइटल को देखें, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को वसंत का सीजन जो कहते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है, ये वर्ड यूज किया गया है बचपन के लिए। बचपन का जो फेज होती है वो एक स्प्रिंग सीजन की तरह होती है, जिसमें लाइफ ग्रो कर रही होती है, बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनका माइंड ग्रो करता है, उनकी बॉडी ग्रो करती है। तो बचपन जो है वो बहुत ही सुंदर फेज होती है। और इसी तरह से स्प्रिंग सीजन जो है वो बेस्ट सीजन कहा जाता है ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कुछ बचपन खो जाने की बात हो रही है, नाम से भी पता लग रहा है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन का मतलब यहाँ पर चुराया गया है। बचपन चुराया गया मतलब बच्चों से उनका बचपन एक तरह से छीन लिया गया। किस तरह से छीन ले लिया गया? यहाँ पे ये दो स्टोरीज हैं इसमें, इस लेसन में हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं फर्स्ट स्टोरी लूंगी और सेकंड स्टोरी के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो इसके ऑथर हैं इसकी अनीस जंग। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये स्टोरी का टाइटल दिया है एक तरह से। व्हाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब ऑथर कह रही हैं कि मैं एक लड़का है साहिब, जिसको मैं रोज मिलती हूँ सुबह, जो गार्बेज डंप, जो कूड़े के ढेर हैं, उनमें से कुछ गोल्ड ढूंढ रहा होता है। अब गोल्ड यहाँ पे एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है। गोल्ड कुछ कीमती सामान के लिए यूज किया गया है, कि वो लड़का साहिब जो है वो रोज मिलता है ऑथर को कूड़े में से कुछ कीमती सामान ढूंढता हुआ। स्क्राउंजिंग मतलब ढूंढता हुआ। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. अब साहिब जो है वो कहाँ से आया है? ढाका से आया है। ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल है। वहां से आए हैं उनकी फैमिली, क्योंकि वहां पर बहुत से तूफान आए थे। स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स मतलब तूफान। बहुत से तूफान आए थे जो उनके घरों और खेतों को डिस्ट्रॉय कर गए, नष्ट कर गए। तो उसकी मदर ने ये उसके बताया है, इसीलिए वो वहां से जगह छोड़कर और इंडिया में आ गए। यहाँ पर दे आर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में कुछ कीमती सामान, कुछ कीमती ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन देखने के लिए आ गए वो यहाँ पर, और यहीं रहते हैं वो अब बड़े शहर में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे। अब जब ऑथर ने पूछा उससे शुरू में कि तुम ये कूड़े में कूड़ा क्यों बीनते हो, तो उसने बोला कि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब ऑथर ने बिना सोचे समझे, glibly मीन्स थॉटलेसली, बिना सोचे समझे ऐसे ही कह दिया उसे कि तो स्कूल चले जाया करो तुम। और उसी टाइम ऑथर को रियलाइज हो गया कि मेरी ये जो सलाह है ये कितनी खोखली है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब साहिब का जवाब एकदम से आया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई स्कूल बन जाएगा तो आई विल डेफिनेटली गो, मैं जरूर जाना चाहूंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब मजाक करते हुए ऑथर कहती हैं कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। एकदम से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बड़ा खुश होकर वो जवाब देता है कि जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? अब वो बच्चा इतना एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए कि थोड़े दिन बाद वो ऑथर को फिर मिलता है तो खुद ही भागता हुआ आता है और उनसे पूछता है
क्या आपका स्कूल बन गया? इसका मतलब उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट है स्कूल जाने की, वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो नहीं जा पा रहा। It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब वो ऑथर को बहुत शर्म आई कि मैंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया उसे जो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको बहाना लगा रही हैं वो कि बहुत टाइम लगता है बेटा स्कूल बनने में। और लेकिन वो ये सोच रही हैं ऑथर कि इस तरह के प्रॉमिसेस, इस तरह के झूठे वादे तो बहुत से उसकी लाइफ में बहुत से लोगों ने किए होंगे। ब्लीक, ब्लीक मतलब धुंधला, उसका धुंधला सा जो संसार है, अंधेरा संसार। After months of knowing him, I asked him his name. साहेब आलम, he announces. अब कई महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो ऑथर उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वो बड़ा शान से, ही अनाउंसेस मतलब बड़ी शान से, बड़े गर्व से अपना नाम बताता है, साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अब वो ऑथर कह रही हैं कि शायद उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता। अगर उसे नाम का मतलब पता लग जाए तो वो विश्वास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया का बादशाह। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब वो रोज नंगे पैर अपने और दोस्तों के साथ गलियों में घूमते हैं, कूड़ा बीनते हुए, और वो सुबह सुबह मॉर्निंग के जैसे बर्ड्स निकलते हैं, सुबह सुबह अपने काम पर निकल आते हैं और दोपहर तक वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो नंगे पैर हैं और दोपहर की धूप उनके पैरों को जलाती है। Why aren't you wearing chappals? I asked one. अब एक दिन ऑथर ने ये भी पूछ लिया कि तुम लोग जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. अब उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया कि मेरी मदर लेकर नहीं आई वो चप्पल मेरे लिए। Even if she did, he will throw them off. He adds another who is wearing shoes that do not match. अब एक और लड़का एकदम से आंसर करता है, अगर वो ले भी आएंगी चप्पल इसके लिए, ये उसे फेंक देगा। और उस लड़के ने जूते पहने हुए हैं, लेकिन वो मिसमैच्ड हैं, मतलब एक जूता अलग है, एक जूता अलग जोड़ी का है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब ऑथर ये पॉइंट आउट करती हैं कि तुम्हारे जूते तो अलग अलग जोड़ी के हैं, तो वो अपने पैरों को शफल, शफल्स मतलब आगे पीछे करता है छुपाने के लिए, और कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब एक और लड़का कहता है मुझे भी जूते चाहिए, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में जूते नहीं पहने। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to say stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब वो ऑथर कह रही हैं कि मैं पूरे देश में घूमी हूँ और मैंने बहुत से बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है, शहरों में भी और गांवों की सड़कों पर भी। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन ये एक रिवाज, ट्रेडिशन मीन्स रिवाज हो गया है नंगे पैर घूमने का। और वो सोचती हैं कि शायद ये उनका एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दिखाने का। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस, कि जो उनकी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी जो चल रही है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको दिखाने के लिए शायद वो जूते नहीं पहनते। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation.
In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. अब उनको ऑथर को एक पुरानी कहानी याद आ गई कि कहीं पे एक पुजारी का बच्चा हुआ करता था जो स्कूल जाता था और रास्ते में ही मंदिर जाते हुए वो प्रे करता था देवी माता से कि काश मुझे जूते मिल जाएं। और बाद में जब जूते मिल गए उसे तो वो ये प्रे करता था कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मेरे ये जूते कभी खोए ना। तो देवी माता ने उन उसकी प्रार्थना जो थी वो स्वीकार कर ली थी और जो पुजारी के बच्चे थे वो अब जूते पहनते थे। लेकिन ये जो रैग पिकर्स थे उनके पड़ोस में, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले, रैग रैग मतलब कूड़ा, पिकर्स मतलब उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे थे वो हमेशा बिना जूतों के ही घूमते थे। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब जो ये रैग पिकर्स थे ये कहाँ मिले थे ऑथर को? सीमापुरी में, सीमापुरी में रहते थे। ये सीमापुरी जो जगह है ये दिल्ली के बॉर्डर पर है, पेरिफेरी मीन्स किनारे पर, बॉर्डर पर है कहीं पर। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब 1971 से में जो बांग्लादेशी दिल्ली आ गए थे ये वो हैं जो वहां पर बस गए। स्क्वाटर्स मीन्स जो वहां से उजड़ कर आ गए, जो जिन्होंने कब्जा जमा लिया यहाँ पर आकर। Sahib's family is among them. सीमापुरी was then a wilderness. Wilderness मतलब खाली, खाली जगह, सुनसान। It still is, but it is no longer empty. वो कह रहे हैं सीमापुरी अभी भी सुनसान जगह है लेकिन खाली नहीं है अभी, यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज रहती हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अब वहां पर सीमापुरी में कैसे घर हैं? Structures of mud, मिट्टी के घर हैं, with roofs of tin and tarpaulin, और उनकी छतें जो हैं टिन की हैं, या तो टिन की चादर डली हुई है या फिर तरपैल, तरपैल जो होता है मोटा सा कपड़ा होता है वाटरप्रूफ, उससे ढके हुई छतें हैं घरों की। और वहां पर कोई भी सीवेज नहीं है। डिवॉइड मीन्स लैकिंग, मतलब कमी है वहां पर किस चीज की? सीवेज की, नालियों की। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी भी नहीं है पीने का पानी, रनिंग वाटर, वाटर सप्लाई नहीं है वहां पर। और फिर भी वहां पर करीब 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. अब वो यहाँ पर करीब 30 साल से रह रहे हैं बिना पहचान के, आइडेंटिटी मतलब पहचान, विदाउट परमिट मतलब परमिशन भी नहीं है उनके पास रहने की, लेकिन फिर भी उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। राशन कार्ड क्यों बन गए? क्योंकि उनसे वोट चाहिए पॉलिटिशियंस को, वोटर लिस्ट में उनका नाम है और इसके कारण वो राशन कार्ड से वो दाल चावल खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब ये जो बड़ा डीप मीनिंग है इस सेंटेंस का कि उन रैग पिकर्स के लिए फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा जरूरी उनके लिए खाना है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना चाहिए, ना कि पहचान। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब जब ऑथर उनसे पूछती हैं, वहां पे कुछ औरतों से पूछती हैं, वहां पे ग्रुप ऑफ वुमेन है टैटर्ड साड़ीज में,
फटी पुरानी साड़ियों में कि वो अपने हरे भरे खेत और नदियों वाला देश छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। तो वो कह रही हैं कि वहाँ ऐसे खेतों में रहने का क्या फायदा जो हमें खाना ना दे सके, और अगर हम दिन खत्म होने पर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हम खाना दे सकें और बिना पेट दर्द के अगर हम सो सकें तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. अब ये जहाँ भी इनको खाना मिलता है, जहाँ इनको खाने की सप्लाई मिलती है, वहीं पर ये जाकर अपना टेंट लगा लेते हैं, अपने टेम्परेरी घर बना लेते हैं और वो उनका टेम्परेरी घर बन जाते हैं। ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और वहीं पर बच्चे जो हैं वो भी उनके जो सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने की जो फाइट है, जो स्ट्रगल है, उसमें पार्टनर्स बन जाते हैं। मतलब बच्चे भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चे भी उसमें हाथ बटाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और जीने के लिए उनके पास कौन सी साधन है? एक ही साधन है, रैग पिकिंग, मतलब कूड़ा बीनना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. अब वो कह रहे हैं कि कई सालों में ये जो रैग पिकिंग है ये उनके लिए एक कला बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब कूड़ा जो है वो उनके लिए सोने के समान है, सोने के समान कीमती है। क्यों सोने के समान कीमती है? क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, क्योंकि इससे उन्हें रोज का उनका पेट भरता है और इसी के कारण उनके सर पर छत होती है। चाहे वो लीकिंग रूफ हो, चाहे उसमें से पानी चूता हो, लेकिन फिर भी ये कम से कम उनको खाना और छत देती है। तो इसीलिए कूड़ा जो है वो उनको सोने से भी ज्यादा कीमती है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब बच्चों के लिए और भी ज्यादा कीमती है वो कूड़ा। कैसे? क्योंकि साहिब कहता है कभी कभी मुझे इसमें से रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं कूड़े में से। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. वो कह रहा है कि जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है कूड़े के ढेर में से, तो आप रुकते नहीं हो टटोलना उसको, क्योंकि आपको उम्मीद हो जाती है कि शायद और मिलेंगे उसमें। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अब वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ये कूड़ा जो है वो अलग मीनिंग है उसके लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ा उनको अनोखा लगता है गार्बेज में से कूड़ा बीनना, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होती है कोई कीमती चीज मिलने की, सिक्का मिलने की, पैसे मिलने की। लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। पेरेंट्स जो हैं वो जब ढूंढते हैं गार्बेज में से तो वो कुछ भी ढूंढते हैं, उनको जो भी चीज मिले उसको वो बेचकर वो उनकी जिंदा रहने के लिए एक साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. एक सुबह, एक सर्दी की सुबह, ऑथर जो है वो साहिब को देखती हैं। एक पड़ोस में एक क्लब है जहां पर कुछ दो यंग लड़के व्हाइट कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे हैं। तो साहिब उनको बड़ी ललचाई नजरों से देख रहा है बाहर से ही, और वो कहता है कि मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगती है। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. वो कहता है कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ, चौकीदार जो है वो मुझे झूले झूलने की परमिशन दे देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब एक दिन साहिब ने भी व्हाइट कलर के टेनिस के शूज पहने जो बड़े अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसके कपड़े बहुत मैले हैं और शूज जो हैं वो व्हाइट हैं।
Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब वो बताता है ऑथर को कि किसी ने मुझे ये दिए हैं. अब उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे जूते क्योंकि उनमें से एक में होल हो गया था, छेद हो गया था. उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट उसके पास जूते आ गए. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. अब जो सारी जिंदगी उसको, जिसने चप्पल भी नहीं पहनी हो, उसके लिए जूते एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है, सपना पूरे होने जैसा है, चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो. लेकिन जो वो गेम देख रहा है टेनिस की, वो उसके रीच से बाहर है. इट इज आउट ऑफ हिज रीच, क्योंकि टेनिस जो है जनरली अमीरों की गेम मानी जाती है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. अब एक और सुबह की बात हो रही है. एक दिन ऑथर देखती हैं साहिब में कुछ बदलाव आया हुआ है. कैसे? साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, दूध की दुकान की तरफ जा रहा है, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, बर्तन है स्टील का. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. और उसने बताया कि अब मैं रैग पिकिंग नहीं करता हूँ, मैं एक टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals. और साथ ही बताता है मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और तीनों चारों टाइम का खाना भी मिलता है. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. अब ऑथर ने उससे सीधा ही पूछ लिया, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? तो एकदम से देखा तो उसका फेस जो था वो मुरझाया हुआ था. उसका फेस पर पहले जो चमक होती थी आजादी की, केयर फ्री फीलिंग जो होती थी उसके, कि दुनिया की कोई चिंता नहीं होती थी उसे, वो लुक अब नहीं है उसके फेस पर. उसका फेस मुरझाया हुआ है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग. और जो स्टील का बर्तन उसने पकड़ा हुआ है, हालांकि देखने में छोटा है, लेकिन वो भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से जो वो बड़े मजे से अपने शोल्डर पर उठाकर घूमता था. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब यहाँ पे कारण पता लगता है कि क्यों उसके चेहरा मुरझाया हुआ है. क्योंकि जो वो प्लास्टिक का बैग उठाता था जब कूड़ा बीनते समय, तो बैग उसका अपना होता था. और अभी जो स्टील का बर्तन उसने उठाया हुआ है, वो उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है. मतलब अब साहिब जो है अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो उसे चाय की दुकान के मालिक का ऑर्डर मानना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है. अब उसे आजादी नहीं है इधर उधर घूमने की. जैसे पहले वो आजाद बच्चों के साथ मजे से घूमता था, सुबह से दोपहर तक गलियों में घूमते थे, अपनी मर्जी से घूमते थे. अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा. अब वो मालिक के हिसाब से ही काम करता है. तो अब उसकी आजादी उससे छिन गई है, एंड ही इज नॉट हैप्पी विद दैट. तो ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? तो इसका आंसर होगा नो, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज द canister belongs to the man who owns the tea shop, and Sahib is no longer his own master. He has lost his freedom. He is not free at all. तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी बाद में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. थैंक यू. ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पार्ट के लिए मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करके भेजूंगी. थैंक यू.